हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था गैलीलियन रूपांतरण। एक निर्देश तंत्र स्थिर निर्देश तंत्र से दूसरे गतिशील निर्देश तंत्र में निर्देशांकों में, वेग में और त्वरण में किस प्रकार से रूपांतरण किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे किसी झुके हुए निर्देश तंत्र में निर्देशांकों का रूपांतरण किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले एक निर्देश तंत्र एस है जिसकी 3 एक्सिस एक्स, वाई और जेड और मूल बिंदु O है। इसमें किसी बिंदु P के निर्देशांक x और y है। इनके मान ज्ञात करने के लिए हम बिंदु P से x एक्सिस और y एक्स पे लंब डालते हैं। तो चित्रानुसार जो ज्योमेट्री है OAPB, ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में हमें पता है आमने सामने की भुजाएं क्रमशः बराबर होती है। तो OA जो है वो x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, x निर्देशांक को रिप्रेजेंट करता है। तो OA और BP का मान x के तुल्य होगा। इसी प्रकार O से B और A से P तक की जो दूरी है वो y निर्देशांक के तुल्य होता है। एक अन्य निर्देश तंत्र हमने x डैश कंसीडर किया है जो xy प्लेन में थीटा कोण से घुमा दिया गया है। तो इसकी जो x डैश एक्सिस है वो s निर्देश तंत्र की x एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाती है और y डैश एक्सिस y एक्सिस के साथ में थीटा कोण बनाती है। इसमें z एक्सिस दोनों निर्देश तंत्र के लिए समपाती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया और मूल बिंदु भी एक ही स्थिति पर स्थित है। अर्थात इसमें z निर्देशांक में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यह द्विविमीय अध्ययन करेंगे, 2 डायमेंशनल स्टडी ही किया जाएगा। तो निर्देश तंत्र एस डैश में उसी बिंदु P के जो निर्देशांक हैं वो x डैश और y डैश से रिप्रेजेंट किए हैं और उसी प्रकार हमने निर्देशांकों के मान ज्ञात करने के लिए बिंदु P से x डैश एक्सिस और y डैश एक्सिस पर लंब डाला और जो भुजा O से C तक की दूरी है वो x डैश कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है जिसका मान D से P तक की दूरी के तुल्य होता है। इसी प्रकार OD जो है वो CP के तुल्य है और इसका मान y डैश निर्देशांक के बराबर होता है। अब दोनों निर्देश तंत्र के जो निर्देशांक हैं उनके मध्य संबंध ज्ञात करने के लिए हमने बिंदु A से DP पर एक लंब डाला जो बिंदु F पर काटता है AF। इस ज्योमेट्री से हमें पता है कि O से B और AP जो है वो दो समानांतर सरल रेखाएं हैं। इसी प्रकार DO और FE जो है वो भी समानांतर सरल रेखाएं हैं और दो समानांतर सरल रेखाओं का सेट यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो इनके द्वारा बनने वाले दोनों कोणों का मान भी समान होगा। अर्थात कोण DOB का मान और कोण E या FAP का मान इक्वल होगा। अर्थात ये दोनों कोण थीटा झुकाव कोण के तुल्य होते हैं। अब हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं एक ट्रायंगल OEA। इस ट्रायंगल में झुकाव कोण थीटा है। OA इस त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का कर्ण है जिसका मान निर्देशांक x के तुल्य होता है। OE जो आधार है, तो आधार की दिशा में जो कंपोनेंट होता है, घटक जो होता है वो cos थीटा होता है। तो इस ट्रायंगल में हम cos थीटा की सहायता से रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं OE इक्वल टू x cos थीटा। इसी ट्रायंगल में अगर sin थीटा ज्ञात करें और sin कंपोनेंट लें तो वो लंब के तुल्य होता है। तो लंब AE जो है उसका मान x sin थीटा के तुल्य होगा। इसी प्रकार दूसरा ट्रायंगल हमने FAP को कंसीडर किया। FAP में जो A पर बनने वाला कोण है थीटा, आधार है हमारा AF, लंब होता है थीटा के सामने वाले भुजा PF और कर्ण जो है वो AF
सॉरी एपी, एपी का मान जो है निर्देशांक y के तुल्य होता है। इसमें cos थीटा और sin थीटा ज्ञात कर सकते हैं हम। तो आधार का जो कंपोनेंट है AF, AF का मान cos कंपोनेंट y cos थीटा के इक्वल होगा, और जो लंब है FP उसका मान sin कंपोनेंट यानी y sin थीटा के तुल्य होता है। ये चारों भुजाएं हमने ज्ञात कर ली। अब निर्देशांक रूपांतरण करने के लिए x डैश जो है वह dp के इक्वल होता है, और d से p तक की जो दूरी है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। d से f तक की दूरी प्लस f से p तक की दूरी के तुल्य होता है। d से f तक की जो दूरी है वह o से e तक की दूरी के तुल्य होता है। OE और FP का मान हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। OE इक्वल टू x cos थीटा और FP इक्वल टू y sin थीटा, इन दोनों का मान रख के योग कर देंगे तो हमारे पास x डैश का मान आ गया x cos थीटा प्लस y sin थीटा। इसी प्रकार y डैश का मान ज्ञात करेंगे। y डैश का मान P से C तक की दूरी के तुल्य है। PC का मान EF के इक्वल होता है, और E से F तक का मान ज्ञात करने के लिए हम A से F तक की दूरी में से A से E तक की दूरी को घटा दें तो हमारे पास बचेगा E से F तक की दूरी। तो EF इक्वल टू आ गया AF माइनस AE। AF माइनस AE का मान हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। AF का मान है y cos थीटा, AE का मान है x sin थीटा। तो ये वैल्यू आ गई y डैश की y cos थीटा माइनस x sin थीटा। यहाँ तक हमने निर्देशांक रूपांतरण ज्ञात की है थीटा की फॉर्म में, और यहाँ पे कॉस कंपोनेंट आता है, साइन कंपोनेंट आता है। एक जगह प्लस साइन आ रहा है, एक जगह माइनस साइन आ रहा है। हम इन्हीं दो इक्वेशंस को एक दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं और सिमेट्रिकल फॉर्म में, ताकि इसको याद करना और इसको रिप्रेजेंट करना आसान हो। तो एक्स डैश इक्वल टू हमने रखा है एक्स, एक्स डैश का मान एक्स और वाई दोनों पर निर्भर करता है। जो मल्टीप्लायर थे कॉस थीटा और साइन थीटा, उसकी जगह हम केवल कॉस की फॉर्म में कंपोनेंट लेते हैं। तो कॉस थीटा यहाँ पे सिमेट्री से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। एंगल कौन सा लेंगे, एक्स डैश एक्स के बीच में, तो कॉस एक्स डैश ओ एक्स, एक्स डैश ओ एक्स का मान थीटा है, तो ये क्वांटिटी इक्वल मिल रही है। इसी प्रकार वाई कॉस एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश और वाई एक्सिस के बीच का एंगल हमने लिया हुआ है। एक्स डैश एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा होता है, और cos 90 माइनस थीटा जो है वो sin थीटा के इक्वल होता है। अर्थात ये दोनों क्वांटिटी भी इक्वल हो गई। इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया y डैश y, एक cos x डैश o y। y डैश का मान हमने कैलकुलेट किया इसी प्रकार, y इक्वल टू x cos y डैश o x, y डैश ओ एक्स। तो y डैश और x एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो 90 प्लस थीटा होता है, और cos 90 प्लस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो y डैश में हम देख रहे हैं कि x का जो मल्टीप्लायर है वो माइनस साइन थीटा मिलता है, अर्थात ये पार्ट भी सही है। अब नेक्स्ट कंसीडर करते हैं y cos y डैश ओ वाई, y डैश ओ वाई यानी y डैश और y एक्सिस के बीच का एंगल जो है वो थीटा है, तो ये cos थीटा बचेगा। तो y डैश में y के साथ जो मल्टीप्लायर मिल रहा है उसका मान cos थीटा के इक्वल है। तो इस प्रकार हमने एक सिमेट्रिकल फॉर्म में दोनों निर्देशांकों के बीच में रूपांतरण समीकरण ज्ञात कर लिए। और इन इक्वेशंस को अगर जनरलाइज करें तो थ्री डायमेंशन में, त्रिविमीय केस में हम रूपांतरण समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए एक्स डैश जो है वो एक्स वाई और जेड पर डिपेंड करेगा, और एक्स का जो मल्टीप्लायर है cos, उसमें एंगल कंसिडर करेंगे एक्स डैश और एक्स एक्सिस के बीच का, तो ये आ गया एक्स डैश cos एक्स डैश ओ एक्स। वाई के लिए जो मल्टीप्लायर होगा एक्स डैश और वाई के बीच का एंगल एक्स डैश एक्स cos x डैश ओ वाई। इसी प्रकार z cos x डैश ओ z। सिमिलरली y डैश इक्वल टू x cos y डैश ओ x, और y प्लस y cos y डैश ओ y प्लस z cos y डैश ओ z। इसी प्रकार z एक्सिस के बीच z डैश का मान ज्ञात कर लिया, z डैश z का जो कंपोनेंट आएगा उसमें z डैश और x एक्सिस के बीच का
एंगल को कंसीडर करेंगे, y का जो मल्टीप्लायर है उसमें z डैश और y के बीच के एंगल को कंसीडर किया जाता है, और z के लिए z डैश ओ z यानी z डैश और z एक्सिस के बीच का एंगल को कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे ये जो कॉस कंपोनेंट आते हैं, इन कॉस कंपोनेंट को हम डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो कॉस हमें कंसीडर करना है एक्स डैश और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल। तो यहाँ पे इन दोनों एक्सिस के जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट कर दें तो उनके बीच का एंगल हमारे पास आ जाएगा आई डैश कैप प्लस आई कैप। आई कैप जो है वो एक्स दिशा में एकांक सदिश है, और आई डैश कैप जो है वो एक्स डैश दिशा में एकांक सदिश है। इसको हमने एक कांस्टेंट a11 से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी प्रकार cos x डैश ओ वाई, इसमें x डैश और y के यूनिट वेक्टर्स का अदिश गुणनफल करना है आई कैप डॉट जे। कोफिशिएंट को हमने डिफाइन किया है a12 से। नेक्स्ट cos x डैश ओ जेड, तो यहाँ पे x डैश डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है एकांक सदिश है, और z डायरेक्शन के एकांक सदिश का अदिश गुणनफल किया, और इसको हमने डिफाइन कर दिया a12 से। और इन कोफिशिएंट्स की फॉर्म में यदि हम इक्वेशंस को लिखें तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x डैश इक्वल टू a11x प्लस a12y प्लस a12z, y डैश इक्वल टू a21x प्लस a22y प्लस a23z, और z डैश इक्वल टू a31x प्लस a32y प्लस a33x। ये तीनों तीन इक्वेशंस आ रही है तीन वेरिएबल्स के लिए। इनको यदि हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास जो एस डैश निर्देश तंत्र के जो तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक कॉलम वेक्टर में आ जाएंगे। ये 9 कंपोनेंट जो हैं, 9 घटक जो हैं, कोफिशिएंट्स जो हैं, वो एक 3x3 के मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे, और एस निर्देश तंत्र के जो निर्देशांक है वो कॉलम वेक्टर में इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, मैट्रिक्स को इक्वेशंस फॉर्म में, इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया सकता है। और यहाँ पे ये जो 3x3 का मैट्रिक्स आता है इसको एक रूपांतरण मैट्रिक्स भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसी मैट्रिक्स की सहायता से हम एस निर्देश तंत्र के निर्देशांकों को एस डैश निर्देश तंत्र के निर्देशांकों में रूपांतरित कर सकते हैं। अब आता है छद्म बल। छद्म या आभासी बल, नाम से ही क्लियर है कि यह कोई रियल फोर्स नहीं है, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक होता है। तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में जब कोई कण गति करता है तो निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण कण पर एक बल लगता हुआ प्रतीत होता है, जिसे छद्म बल या आभासी बल कहते हैं। यह बल निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण लगता है, कोई वास्तविक बल नहीं होता। एग्जाम्पल हम बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं जब हम किसी लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें अपना वेट, भार जो है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, और जब लिफ्ट में नीचे की तरफ गति करते हैं तो हमें भार में कमी महसूस होती है। इसी प्रकार जब हम किसी बस या कार में गति करते हैं तो अचानक से अगर ब्रेक लगा दिया जाए, अचानक से बस को रोक दिया जाए तो हमें आगे की ओर धक्का लगता है, एक बल महसूस होता है। यह एक छद्म बल या आभासी बल है जो बस की त्वरित त्वरण या मंदन के कारण होता है। इसी प्रकार यदि बस किसी मोड़ पर मुड़ती है तो हमें बाहर की ओर एक बल लगता हुआ प्रतीत होता है। यह सभी बल जो है वो छद्म बल या आभासी बल होते हैं जो निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण लगते हुए प्रतीत होते हैं। इनर्शियल फ्रेम, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में बल और त्वरण में संबंध हमें पता है, F इक्वल टू एम ए, गति के द्वितीय नियम से ज्ञात कर सकते हैं। स्पेशल केस में होता है जब बल जो कण का द्रव्यमान है वह नियत हो। F आर और ए आर से रिप्रेजेंट किया है, आर सबस्क्रिप्ट हमने रियल या वास्तविक के लिए यूज किया। नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर हम कुल बल को देखें तो किसी कण पर कार्यरत रियल बल या वास्तविक बल प्लस आभासी बल, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए
तो यह कण पर या वस्तु पर लगने वाले कुल ऑब्जर्व फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम ma से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो आभासी बल है वो निर्देश तंत्र के त्वरण की विपरीत दिशा में लगता है, इसलिए यहाँ पे एक माइनस साइन आया हुआ है। तो आभासी बल जो है, जिसको हमने Fa से रिप्रेजेंट किया हुआ है, का मान होगा -ma0। यह आभासी बल होता है। एक कारण और भी है, हम यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं कि त्वरण जो होता है द्रव्यमान और बल जो होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के तुल्य होता है। और यहाँ पे उसी कण का द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमने दो क्वांटिटी ली है, m कण का द्रव्यमान है, a0 जो है वो निर्देश तंत्र का त्वरण है। ये ध्यान देने की बात है कि दोनों ही क्वांटिटी जो है दो डिफरेंट पैरामीटर्स जो है दो डिफरेंट क्या कह सकते हैं, एक निर्देश तंत्र से रिलेटेड है और दूसरा कण से रिलेटेड है। दो डिफरेंट क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया हुआ है, डायमेंशन फोर्स की आती है, बट नॉट सिमिलर टू रिलेटेड टू अ सिंगल पार्टिकल। तो इसे आभासी बल कहते हैं। ये एग्जांपल है, कोई लिफ्ट है, अगर स्थिर अवस्था में है यानी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गति कर रही है, तो उस केस में किसी व्यक्ति या वस्तु पर दो बल कार्य करते हैं, एक भार बल नीचे की तरफ, दूसरा लिफ्ट के द्वारा प्रतिक्रियात्मक बल या नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ कार्य करता है। ये दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन अगर लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रहा है, तो भार बल जो mg नीचे की ओर होता है, प्लस एक स्यूडो फोर्स छद्म बल या आभासी बल जो त्वरण की विपरीत दिशा में नीचे की ओर गति करेगा, वह बल mg के साथ ऐड हो जाएगा और नॉर्मल फोर्स या अभिलंब बल जो हमेशा ऊपर की ओर बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो हमारे पास नॉर्मल फोर्स का मान आ गया N = mg + a। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भार में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, g में क्या हो गया, वृद्धि हो गई। इसके कारण हमें भार अधिक महसूस होता है। इसी प्रकार यदि लिफ्ट है वो a त्वरण से नीचे की ओर गति कर रहा है, तो भार बल mg है वो नीचे की ओर गति करेगा, लेकिन छद्म बल और आभासी बल है उसकी दिशा ऊपर की तरफ होती है। जी की दिशा नीचे की तरफ है, त्वरण आभासी बल की दिशा ऊपर की तरफ है, माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पे N = आएगा mg - a। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भार में क्या हो रही है, कमी आ रही है। तो लिफ्ट जब त्वरित गति होती है ऊपर की तरफ तो हमें भार अधिक महसूस होता है। अगर त्वरित गति नीचे की ओर हो तो हमें भार बल कम महसूस होता है। और अगर ये g का मान a के इक्वल हो जाए, अर्थात कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ g त्वरण से गति करती है, तो उसका भार बल है वह शून्य महसूस होता है, कोई भार बल लगता हुआ महसूस नहीं होता। तो ये एग्जाम्पल हमने देखे आभासी बल और छद्म बल के। धन्यवाद, थैंक यू।